हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं हमारे पास है सीटेड पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर और ये है और नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को जिन लोगों को मिलाना हो तो जल्दी जल्दी मिला सकते हैं। आइए हमारे साथ मिलके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसका आंसर क्या है और जल्दी से आप लोग मिला के हमें बताइएगा कमेंट में कि किनका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ये है मैथ और साइंस का, लेकिन अभी सीडीपी का जाएगा। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो डाल दूँगी। बट ये क्या है ना कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज था सीटेड पेपर 2 का एग्ज़ाम। पेपर 2 और पेपर 1 का भी था, लेकिन हमारे पास अभी पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो है जो कि सिर्फ सीडीपी की जाएगी। इसके बाद मैथ्स और साइंस की। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ। डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। इसका आंसर ये हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड एंड सिंबल। जैसा कि हिंदी वाले में टिक लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए दिखाती हूँ। आगे है 2 नंबर का आंसर होगा इसका। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व तो कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें इसका हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ओके, आगे हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी 3 हो जाएगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा ध्यान देना। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास से किस अवस्था में बच्चे को तर्क, कानून, नैतिकता और इर्द गिर्द घूमता है। तो ये सबको पता है, कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। गाइस, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन क्या है। सब लोग अभी चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी हमें आंसर मिल जाए, तो मैं सिर्फ आंसर लेके आई हूँ। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन से अपना आंसर मिला सकते हैं। एकदम सही आंसर है। 1-2 तो हो सकता है बोर्ड अगर अलग दे, लेकिन बाकी सब सही है। आप लोग मिला के अपना आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें भूमिका होगा आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। इसका किसी ने लगाया है फर्स्ट, बट इसका आंसर स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग जब भी देखे वो आंसर क्या बोलते हैं, वो आंसर हमेशा सही होता है। कुछ कुछ टैग वर्ड्स हैं जो कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके आप उसका आंसर लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ध्यानपूर्वक सुने। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास में दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका आंसर होगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना।
क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, लेव वाइगोस्की के अंदर है। इसका बहुत लोगों ने ये लगाया है, बट इसका आंसर होगा अधिक जानकार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होकर और उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र में डैश है। यानी कि अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे, है ना। अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया करके अन्य के साथ अंतर्क्रिया करके अंदर उनके समीपा दूरभिमुखी विकास के क्षेत्र में क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी मैं बोलने में थोड़ा सा वो हो जा रहा है, बट वो लोग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा वो चीज़। बाकी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कोई भी उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है। इसका और कारण दिया अभिकथन ये है, और कारण दिया है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गया। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट होता है डायनेमिक। ओके, गतिशील होता है। क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। ओके, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 16 का दो सही लग रहा था, बट इसका आंसर होगा 1। विभिन्नताओं को मानव विभिन्नता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ओके, जो सबसे सही था वही इसका आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो दृष्टि संबंधी समस्या के संभावित लक्षण हो सकते हैं। 18 है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? किसी भी कार्य के लिए कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तभी महारत आप हासिल कर सकते हैं। 19 में थोड़ा सा वो है, फिर भी आप एक बार स्टार मार्क दे के, मैं बाद में इसको क्लियर करूँगी। बट इसका आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में बने रहने के अधिक संभावना है यदि आपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जाहिर सी बात है, दोनों ही सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ओके, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न सामग्री प्रदान करता है, आवश्यक पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। देखिए, इसका फोल्डिंग का भी ये यहाँ पे अलग मतलब लिखा है, आलम्बन लिखा है हिंदी में। तो आप लोग इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, जो सही लगे। ऐसे इसका आंसर होगा 4 नंबर आंसर। ठीक है, और 22 का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का 1 हो जाएगा। BCD, बी क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो BCD इसका सही आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि एडोलेसेंस के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबका क्या बोलते हैं, सब एक साथ नहीं करते, और हर एक समान विकास का कोई तरीका होता ही नहीं है। तो ये गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2ABD। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत
की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वे छात्र अधिगम में ठोस सबूत पेश करते हैं। 25 आते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बारे में संबंध बनाने के लिए मदद करने के सार्थक सीखने और सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ये हो जाएगा 26 का आंसर। देखिए 26 का आंसर बाहरी रूप से प्रेरित है। क्यों? सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ले रही है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये तो महारत उन्मुखी शिक्षार्थी होगा नहीं, असफलता परिहार शिक्षार्थी भी नहीं होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर बाहरी रूप से प्रेरित। 27 निम्नलिखित में कौन सा ऐसे प्रश्न के उदाहरण है जो छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? कैसे में आप सोच सकते हैं कौन में, अगर इसका नायक कौन है तो आप एक ही आंसर दे सकते हैं। क्या है उस भी एक लाइन में बोल सकते हैं। उपन्यास का विषय क्या है ये भी आप एक लाइन में बोल सकते हैं। बट इसमें बोल रहा है कि लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें आप ये दर्शाता है कि आप जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी इसमें। ठीक है। 28 जीन पियाजे का क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण के से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैलोरी गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 30 का आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम कर देनी चाहिए मदद करना। बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है बट आर गलत है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है।